हेलो फ्रेंड्स। तो लो आ गई है सीए इंटर कॉस्टिंग की मैराथन रिवीजन वीडियो। आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी मैराथन रिवीजन समरी बुक। तो इस मैराथन रिवीजन समरी बुक में क्या किया है मैंने, आपको 15 के 15 चैप्टर, देखो आपको 15 के 15 चैप्टर दिए हैं। ये समरी बुक जो रिवीजन में इस्तेमाल होगी लगभग 170 पेज की है, 170। यहां पर मैंने चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट भी लिखे हैं अंदर और क्वेश्चंस भी लिखे हैं, और क्वेश्चंस लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस रिवीजन मैराथन का मकसद मेरा यह है कि आपको मैं 100% कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूं और हर कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़िया बढ़िया वाले क्वेश्चन डीपली करा दूं। डीपली मतलब वेरी डीप, इतना डीप कि अगर कैटेगरी ए में आपके लिए क्वेश्चन आ रहा हो तो वो कैटेगरी बी में या कैटेगरी सी में शिफ्ट हो जाए। तो ये मेरा मकसद है। और ये 15 के 15 चैप्टर वाइज बनेंगे पूरे के पूरे लेक्चर्स। आप चैप्टर वाइज देखेंगे इनको, अगर आपके पास समय अच्छा खासा है तो आप सारे के सारे लेक्चर्स एक साथ देख सकते हैं, और वरना मैं प्रेफर करूंगा या मैं कहूंगा आपको कि चैप्टर वाइज करो, क्योंकि चैप्टर वाइज करने से क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बनेगा आपका। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 15 चैप्टर है, एक दिन कर लिए 5 चैप्टर, अगले दिन कर लिए अगले 5 चैप्टर, और उससे अगले दिन कर लिए अगले 5 चैप्टर। तो इस तरीके से पूरी रिवीजन समरी बुक के थ्रू मैं पूरे का पूरा रिवीजन करवाने वाला हूं। और जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं इस रिवीजन समरी बुक के अंदर, ये बिल्कुल एज पर लेटेस्ट एडिशन ऑफ आईसीएस स्टडी मैट है। ठीक है, लगभग 170 पेज की पूरी बुक है, पूरी की पूरी एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको मैं एक बार इसके दर्शन करवा देता हूं। जैसे आपका ये है चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कॉन्सेप्ट लिखा होगा प्रॉपर्ली, उसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा, कॉन्सेप्ट को मैं डीपली सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा, कॉन्सेप्ट पूरा सॉल्व करूंगा। तो आपने करना क्या है, ये रिवीजन वीडियो करने से पहले आप 2-3 काम करके बैठेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा मेरे को। पहला काम तो ये करें कि ये जो आपकी 170 पेज की करीब की जो आपकी मैराथन रिवीजन समरी बुक है, इसका प्रिंट आउट लेकर बैठें। हालांकि मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा या कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको, तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा वो कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन भी दिखेगा, बट मैं चाहता हूं कि आप इसका प्रिंट आउट लेकर बैठें। प्रिंट आउट लेकर बैठने से क्या होगा, जहां पर मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा, जहां पर मैं एग्जांपल्स लिखूंगा, जहां पर मैं कॉन्सेप्ट को और डिटेलिंग करूंगा, तो उन पॉइंट्स को भी आप क्लास को पॉज करके लिख सकते हो। और जिन जिन क्वेश्चंस के अंदर मैं मेन पॉइंट्स बताऊंगा कि ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हो। तो ये रिवीजन मैराथन करने के बाद आप एग्जाम के लिए एक तरीके से तैयार हो जाओगे। मतलब 15 के 15 चैप्टर मैं आपको ऐसे रिवाइज करवाऊंगा, आपको बहुत तरीके से, मतलब आपको लगेगा कि सर एक मजा आ गया। और मेरा मकसद है डीपली रिवाइज करवाना, मैं ऊपर से छू कर नहीं निकलूंगा। रिवीजन वीडियो बन रही है तो कंटेंट में दम लगाऊंगा और आपको डिटेलिंग में सिखाऊंगा। तो बस आप इसका प्रिंट आउट लेकर बैठे, कैलकुलेटर लेकर बैठे, पेन लेकर बैठे और पानी की बोतल लेकर बैठे, और प्लस फोन को अपने या तो डाल दें, ऑफ कर दें, फोन को स्विच ऑफ कर दें, या फिर आप ये कर सकते हैं कि फोन को डाल दें एयरप्लेन मोड के ऊपर, और इस वीडियो को आप या तो डाउनलोड कर लें, या फिर आप अगर वीडियो लैपटॉप पे देख रहे हैं तो फिर लैपटॉप पे चलेगी वीडियो, और बाकी कुछ नहीं देखना आपने। मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए मेरे को यहाँ पर कि व्हाट्सएप पे आपके दोस्त का नोटिफिकेशन आ रहा है, बार बार उसको ऐसे पढ़ रहे हैं, बार बार कोई कॉल कर रहा है, बार बार उसको आप पढ़ रहे हैं। मतलब मुझे फुल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। देखो मैं अपना 100% काम कर रहा हूं, अपनी जान लगा रहा हूं इसके अंदर, बड़ी मेहनत से बनाए 170 पेज के इस मैटर को बनाने में मुझे काफी समय लगा है, और इस मैटर को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड भी कर रहा हूं। तो अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि आप भी उसी मेहनत के साथ जैसा जैसा मैं बताऊंगा उसको प्रॉपर्ली वैसा वैसा फॉलो करेंगे। तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, इस मटेरियल का प्रिंट आउट चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए, पेन चाहिए और पानी की बोतल, खाना पीना खा के बैठ जाना फुल कंसंट्रेशन के साथ। अगर आप एक चैप्टर कर रहे हो और अगर आपको ब्रेक लेना है तो कोशिश करो कि वो चैप्टर पूरा करने के बाद ही ब्रेक लो, कोशिश करो। अगर कोई बाई चांस अगर वॉशरूम ही जाना पड़े तो एक अर्जेंसी वाली बात हो गई, बट कोशिश करो कि अगर सेकंड चैप्टर करने जा रहे हो तो सेकंड चैप्टर पूरा करने के बाद ही ब्रेक लो, थर्ड चैप्टर करने जा रहे हो तो थर्ड चैप्टर करने के बाद ही ब्रेक लो। यानी आपने ऐसा नहीं करना कि एक चैप्टर के अंदर ही 5-6 बार ब्रेक ले लिए। इससे क्या होता है, एक कंटिन्यूटी टूटती है और मजा आना कम हो जाता है। और होता क्या है ना, आपका जो कंसंट्रेशन होता है ना, माइंड में जो चलता रहती बातें, अगर आपने यहां पे थोड़ी सी पढ़ाई करी, फिर किसी और बात में लग गए, फिर थोड़ी सी पढ़ाई करी, फिर किसी और बात में लग गए, फिर थोड़ी सी पढ़ाई करी, फिर किसी और बात में लग गए, तो इससे प्रॉब्लम क्या है कि आप ना 100% कंसंट्रेशन एक तरफ नहीं दे रहे हो। तो आपका माइंड क्या कर रहा है, कभी अपनी एनर्जी इस पॉइंट पे लगा रहा है, कभी अपनी एनर्जी उस पॉइंट पे लगा रहा है। तो आपने करना क्या है, अगर आपको एक ही बार में इस रिवीजन वीडियो का पूरा बेनिफिट निचोड़ लेना है और आपको उस लेवल पर पहुंचना है जिस लेवल पर मैं पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा आपको, तो आपको पूरे कंसंट्रेशन से, बिना डिस्ट्रैक्शन से इसको पढ़ाई करना है, इस वीडियो को देखना है। और जैसा जैसा मैं पढ़ते जाऊं साथ साथ पढ़ते जाना, पूरे मन के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। और एग्जाम के इंपॉर्टेंस, एग्जाम के व्यू पॉइंट से ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है आपको मैं ये बताते जाऊंगा। बट ध्यान देना,
ये जो चैप्टर बता रहा हूं मैं कितना इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के व्यू पॉइंट से बता रहा हूं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चैप्टर अगर कम इंपॉर्टेंट है या कम मार्क्स का है तो एग्जाम के लिए छोड़ देंगे उसको आप, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी हो क्या गया है कि पेपर में 30 नंबर का आता है एमसीक्यू और 70 नंबर का आता है प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। तो आईसीआई जो पेपर सेट करता है उसके अंदर लगभग सारे चैप्टर ही कवर कर लेता है। मतलब कोई रेयरली अगर एक आध चैप्टर से छूट गया बाई चांस वाली बात है, बट ये मानो कि अगर 15 चैप्टर है आईसीआई की स्टडी मैट के अंदर तो भैया 15 में से 15 चैप्टर से ही वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैं ये कहूं चैप्टर को आप छोड़ दो, इसको मत करो, तो ये गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्योंकि 30 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं और एमसीक्यू के अंदर इंस्टीट्यूट के पास खूब स्कोप है कि वो किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन ड्राफ्ट करके आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो हर चैप्टर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जो मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा वो बताऊंगा इंपॉर्टेंस मार्क्स के व्यू पॉइंट से, है ना, मार्क्स के व्यू पॉइंट से कि एग्जाम में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो मिनिमम कितने मार्क्स का मेरे हिसाब से आना चाहिए और मैक्सिमम कितने मार्क्स का मेरे हिसाब से आना चाहिए। तो मैं हर चैप्टर में कोशिश करूंगा इस बात को आपको बताने की। तो सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं चैप्टर नंबर 1 से, और चैप्टर नंबर 1 है आपका इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस चैप्टर की एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंस ये है, पहली बात तो ये चैप्टर आईसीआई स्टडी मैट में लगभग थियोरटिकल है, मतलब थ्योरी पोर्शन है इसके अंदर मैक्सिमम। कॉस्ट का मीनिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, कॉस्टिंग का मीनिंग क्या है, ये सारी बातें पूरा थियोरटिकल है। अच्छा, प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से और एमसीक्यू व्यू पॉइंट से ये चैप्टर आपका थोड़ा सा कम मार्क्स का आएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसको आप पढ़ाई नहीं करेंगे, ये आपका बेस बनाएगा। ध्यान देना, देखो ध्यान देना जरा, देखो पहला वाला चैप्टर जो है आपका इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट मैनेजमेंट, एक फाउंडेशन चैप्टर है। उसके बाद अगला चैप्टर मटेरियल कॉस्ट, अगेन एक फाउंडेशन चैप्टर है। इंप्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगेन एक फाउंडेशन चैप्टर है। ओवरहेड्स, अगेन एक फाउंडेशन चैप्टर है। यानी कि अगर 15 चैप्टर में कोई बेस या फाउंडेशन चैप्टर में कहूं तो वो शुरू के 4 चैप्टर हैं एज पर स्टडी मैट। तो ये 4 चैप्टर करते वक्त आपको अच्छे से करने हैं, क्योंकि आपके फाउंडेशन को ये मजबूत कर देगा। और क्योंकि सीए इंटर में पहली बार कॉस्टिंग आप पढ़ते हो तो एक बेस बनना चाहिए। अकाउंट्स तो आपने 11th में भी पढ़ी, 12th में भी पढ़ी, है ना, अकाउंट्स आप काफी पढ़ चुके हो पिछले सालों के अंदर, बट कॉस्टिंग पहली बार पढ़ रहे हो। तो यहां पर क्या होता है, कॉस्टिंग का बेस बनने में समय लगता है। तो आराम आराम से मैं सबको सारी चीज आपको सिखाऊंगा, बट आपका काम है मेरी बात को फॉलो करना। और मेरी बात को फॉलो करने के अंदर मैंने क्या बोला, प्रिंट आउट लेकर बैठेंगे, कैलकुलेटर लेकर बैठेंगे, पानी की बोतल लेकर बैठेंगे, और पेन पेंसिल रबड़ कुछ भी जो भी है जिससे भी लिखना आपको लेके बैठेंगे, हाईलाइटर भी लेके बैठेंगे, हाईलाइटर। और एक चैप्टर एक बार में करेंगे, इस बात की कसम खाएंगे। और डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होगा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब बंद रहेगा जब ये वीडियो आप कर रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 है मेरा इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो है नहीं। इस चैप्टर के अंदर नॉर्मली की मैक्सिमम क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। थ्योरी हम बाद में कवर करेंगे, यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल पार्ट की। तो यहां पे लिखा मैंने, अच्छा आपको पहले थोड़ा सा देता हूं आइडिया कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फर्क क्या है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फर्क क्या है, तो एक है मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग और एक है मेरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो सब्जेक्ट का नाम क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो कॉस्ट का मतलब है, कॉस्ट सारे, मान लो कोई भी कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, मान लो कोई कंपनी पेन बनाकर बेचती है या कैलकुलेटर बनाकर बेचती है, या मान लो कोई कंपनी पर्स बनाकर बेचती है, या कोई कंपनी पानी की बोतल बनाकर बेचती है, या कोई कंपनी मान लो लैपटॉप बेचती है, कोई कंपनी मान लो कैमरा बेचती है, माइक बेचती है, मतलब कुछ भी बेचती हो, तो बेचने के लिए उसे क्या निकालना पड़ता है, कॉस्ट पर यूनिट। यानी उसे निकालना पड़ता है कि भाई एक यूनिट को बनाने में हमारा कितना खर्चा आएगा। अच्छा, फिर ये इंफॉर्मेशन को, इस इंफॉर्मेशन निकालने को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है मैनेजमेंट, किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। अब कैसे करता है, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक कंपनी है, वो लैपटॉप बनाकर बेचती है। क्या बनाकर बेचती है, लैपटॉप। कंपनी ने निकाला एक लैपटॉप को बनाने में हमारा खर्चा आता है मान लो 40,000 रुपए, ठीक है। अब कंपनी को तय करना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। किसका काम है ये काम है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट क्या करेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से पहले एक इंफॉर्मेशन ले ली कि हाँ भाई एक लैपटॉप को बनाने में खर्चा आता है 40,000 रुपए। अब इनका काम है सेलिंग प्राइस तय करना। अच्छा, सेलिंग प्राइस तय करने के पीछे मेन मकसद क्या है, सेलिंग प्राइस तय करने के पीछे मेन मकसद है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ध्यान देना, मकसद क्या है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो कंपनी को सेलिंग प्राइस तय करना है। अब कंपनी जब सेलिंग प्राइस तय करेगी ना, तो कॉस्ट डिपार्टमेंट से कॉस्ट की इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो क्या करेगी, मार्केट सर्वे करेगी। अच्छा, मार्केट में जाके पता करेंगे कि बाकी जो लोग लैपटॉप बनाकर बेच रहे हैं वो कितने का बेच रहे हैं। तो इस कंपनी को पता पड़ा कि भाई जो लोग मार्केट में लैपटॉप बेच रहे हैं एक सिमिलर नेचर का, मान लो उसका सेलिंग प्राइस है, मान लो उसका सेलिंग प्राइस है ऑन एन एवरेज 60,000 रुपए। क्या सेलिंग प्राइस है, 60,000 रुपए। ये किसका सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है इनके कॉम्पिटिटर्स का।
बात समझ में आ रही है? तो मेरा खर्चा कितना लैपटॉप बनाने का? 40,000। मार्केट में कितने का बिक रहा है? 60,000। तो मेरे पास गैप कितने का है? 20,000। तो भाई मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो रख दूं सेलिंग प्राइस 60,000 या 60 से थोड़ा कम। अच्छा, मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी और से अपना सेलिंग प्राइस मैच करूं। मेरा मकसद तो यह है कि मैं अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करूं। भाई जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करूंगा तो पैसे ही पैसे होंगे, और जब पैसे ही पैसे होंगे तो लाइफ एंजॉय करूंगा, घूमने जाऊंगा, फिरने जाऊंगा, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, है ना, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बातें होंगी। ये सारे काम करूंगा मैं कब करूंगा? जब पैसे होंगे मेरे पास। तो 60,000 सेलिंग प्राइस है मेरे कॉम्पिटिटर का। अब मैंने क्या दिमाग लगाया एज ए मैनेजमेंट, मैंने कहा यार इसे रखो 55,000, इसे रखो 55,000। अब होगा क्या? वही सेम प्रोडक्ट, वही सेम लैपटॉप, जो उनके में फीचर है वही मेरे लैपटॉप में फीचर है, जो उनका प्रोसेसर है वही मेरा प्रोसेसर है, कुल मिलाकर एज इट इज सेम, क्वालिटी मान लो सेम, लेकिन मेरा सेलिंग प्राइस कम है। क्या लगता है आपको? अगर आप कस्टमर हो तो आप मुझसे खरीदोगे या उससे खरीदोगे? तो डेफिनेटली आप बोलोगे वही चीज, वही क्वालिटी, वही प्रोडक्ट अगर सस्ते दामों में मिले तो आपसे क्यों ना लूं? तो डेफिनेटली आप मुझसे खरीदोगे। और मैंने क्या करा? कॉस्ट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेकर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए सेलिंग प्राइस तय करा। इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को जोड़ दें तो इसका मतलब होता है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट द्वारा दी गई कॉस्ट की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेता है कि कैसे आगे कंपनी के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ये तो लिया मैंने एक केस। अब मान लो सपोज करो, मैं एग्जांपल थोड़ा चेंज कर देता हूं। हमारे डिपार्टमेंट ने बताया साहब एक लैपटॉप को बनाने में खर्चा आता है 40,000 रुपए। हमने कहा जरा मार्केट में सर्वे करवाओ, भाई मार्केट में तो पता करें कि लैपटॉप आखिर बिक कितने का रहा है हमारे जैसा। तो मार्केट में पता पड़ा कि हमारे जैसा सिमिलर लैपटॉप 35,000 का बिक रहा है। भाई साहब हमारे पर खच्चे उड़ जाएंगे। हम सोच में पड़ गए यार, हमारा खर्चा 40,000 है, मार्केट में बिक रहा है 35,000 का। अगर मैं सेलिंग प्राइस 35,000 भी रख दूं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होने वाला, क्योंकि लॉस है मेरा। तो भाई 40,000 तो मेरा खर्चा है, और 35 का अगर बेचूंगा तो मैं क्या करूंगा? अपना घर जलाकर दिवाली मनाऊंगा, और इस तरीके से अपना घर जलाकर दिवाली मनाने में तो कोई फायदा नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं अपने कॉस्ट डिपार्टमेंट के बंदों को बुलाऊंगा। हाँ जी शर्मा जी जरा आओ जरा। यार एक बात बताओ, हमारा खर्चा एक लैपटॉप को बनाने का आता है 40,000 रुपए है, और श्याम लाल जी जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो सेम लैपटॉप 35 का बेच रहे हैं। भैया क्या लगता है आपको, उसकी गलती है कि हमारी गलती है? तो पहली बात तो भैया उसको टेंशन हो जाएगी, हाँ सर बात तो सही कह रहे हो। और मैं क्या बोलूंगा उसको, भाई देखो आप कुछ भी करो, इस खर्चे को कम करो। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, खर्चे में कमी होनी चाहिए। मैंने दो शर्तें लगी, क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज, ये नहीं प्रोसेसर ढीला कर दूं, कीपैड लोकल लगा दूं ना, क्वालिटी सेम, सब कुछ सेम, बट कॉस्ट में कमी। तो हुआ क्या, शर्मा जी को टेंशन हो गई। वो गए, उन्होंने करी इनकी री इंजीनियरिंग, इस लैपटॉप की करी री इंजीनियरिंग। उन्होंने पता करा कि इस लैपटॉप में लगने वाले पार्ट्स कहां कहां से मिलते हैं। उन्होंने चाइना से रेट पता करे, उन्होंने मान लो किसी और कंट्री से रेट पता करे, और उन्होंने क्वालिटी मैच करी। जब उन्होंने क्वालिटी मैच करी तो उनको लगा यार कि जो आइटम्स हम अपने लैपटॉप पे डालते हैं, यही सेम क्वालिटी के आइटम अगर हम चाइना से मंगाएं और उन्हें अपने लैपटॉप पे डालें तो सर यही लैपटॉप हमारा पड़ जाएगा 25,000 रुपए के अंदर। अब आया ना मजा। यानी कि हमने अपने खर्चे को कम करके कहां पे लेकर आ गए? 25,000। अब क्या होगा? अगेन मेरा पर्पस क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो एज ए मैनेजमेंट मैं बोलूंगा भैया सेलिंग प्राइस है मेरा 30,000 रुपए। अब होगा क्या? अगर आप अगेन कस्टमर हो तो आप मुझसे खरीदोगे या मेरे कॉम्पिटिटर से? तो डेफिनेटली आप मुझसे खरीदोगे। तो इसलिए इस सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन देता है और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके डिसीजन लेता है, और डिसीजन लेने का एक मकसद होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, क्योंकि जेब में रहेंगे पैसे तो लोग पूछेंगे आपने कैसे। सीधी सी बात है। तो आइए आपको मैंने बता दिया मकसद पहले चैप्टर का, मतलब सब्जेक्ट का नाम ऐसा क्यों, उसके पीछे क्या मकसद है। अब बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो खर्चे कई प्रकार के होते हैं। एक खर्चा होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट, एक खर्चा होता है हमारा फिक्स कॉस्ट, और एक खर्चा होता है हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं उसका नाम है सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैसे मैं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिवाइड करूं। अगेन यहां पर आगे बढ़ने से पहले आपको मैं फिर से एक एग्जांपल दूंगा जहां पर आपको मैं इसको इलैबोरेट करूंगा, भाई देखो कोई भी खर्चा हो, उस खर्चे को ना हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। एक को बोलते हैं फिक्स कॉस्ट और एक को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। भाई नाम से पता पड़ रहा है फिक्स कॉस्ट यानी वो खर्चा तो फिक्स रहेगा, और वेरिएबल नाम से पता पड़ रहा है वेरिएबल रहेगा यानी कम ज्यादा होता रहेगा। अच्छा फिक्स कॉस्ट मतलब वो खर्चा जो फिक्स रहता है। तो क्या मतलब? इसका मतलब है वो खर्चा जो फिक्स रहता है, मतलब प्रोडक्शन चाहे ज्यादा कर दूं चाहे कम कर दूं, खर्चा मेरा फिक्स रहेगा। एग्जांपल के लिए फैक्ट्री का रेंट, अगर मान लो मेरी फैक्ट्री का रेंट है 30,000 रुपए पर मंथ,
तो भाई साहब उस फैक्ट्री के अंदर बुक्स का प्रोडक्शन हो ना हो, पेन का प्रोडक्शन हो ना हो, लैपटॉप का प्रोडक्शन हो या ना हो, खर्चा मेरा फिक्स है। कोविड आ गया, प्रोडक्शन बंद हो गया, सारी दुकानें बंद, सारी कंपनियां बंद, सारी फैक्ट्रियां बंद, बट रेंट अभी भी पे करना था। तो ये क्या था मेरा फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब वो खर्चा जो खर्चा मेरा फिक्स रहेगा, प्रोडक्शन ज्यादा होने पे बढ़ेगा नहीं, प्रोडक्शन कम होने पे घटेगा नहीं, यानी फिक्स कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल मतलब, वेरिएबल मतलब वो खर्चा जो प्रोडक्शन बढ़ने पे तो बढ़ जाएगा और प्रोडक्शन घटने पे घट जाएगा। एग्जांपल के लिए मान लो ये पेन बनाने की मेरी फैक्ट्री है। अब इस पेन को बनाने में क्या क्या लगेगा? इस पेन को बनाने में लगेगा रिफिल, पेन की प्लास्टिक बॉडी, पेन की कैप, मान लो सिर्फ 3 आइटम है, तो ये 3 क्या कहलाएंगे? रॉ मटेरियल। तो डेफिनेटली अगर मैं एक पेन बनाता हूं तो मुझे 1 रिफिल चाहिए, अगर मैं 2 पेन बनाता हूं तो 2 रिफिल चाहिए, अगर मैं 3 पेन बनाऊं तो 3 रिफिल चाहिए, अगर मैं 3 लाख पेन बनाऊं तो 3 लाख रिफिल चाहिए। तो भाई अगर मान लो कॉस्ट ऑफ 1 रिफिल, कॉस्ट ऑफ 1 रिफिल मान लो 10 रुपए है, तो भाई 1 पेन बनाऊंगा 10 रुपए का खर्चा, 2 पेन बनाऊंगा 20 रुपए का खर्चा, और अगर 100 पेन बनाऊंगा तो 1000 रुपए का खर्चा। तो कहने का मतलब मेरा क्या है? कहने का मतलब मेरा यह है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा खर्चा बढ़ जाएगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन घटेगा खर्चा घट जाएगा। तो ये तो बात करी मैंने नेचर की। मैंने किसकी बात करी यहां पर? इसके नेचर की बात करी है मैंने, ये मैंने बात करी है नेचर। अच्छा, आपने सुना होगा कि हम जब किसी इंसान से मिलते हैं तो मेन होता है उसका नेचर। जिंदगी में रिलेशन अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा ये डिपेंड करता है बंदे के नेचर के ऊपर। शक्ल और सूरत तो एक टाइम बाद बदल जाती है, मेन क्या होता है? नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है? नेचर का मतलब होता है कि वो अंदर से कैसा है, वो अंदर से कैसा है। तो अगर आप सोच रहे हो कि रेंट हमेशा फिक्स ही रहेगा तो गलत है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में कमी है। रेंट वेरिएबल भी हो सकता है। सर कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, लो एग्जांपल लेता हूं मैं आपको एक। मान लो एक कंपनी के अंदर फैक्ट्री का रेंट कुछ ऐसे है। फैक्ट्री के मालिक ने बोला साहब फैक्ट्री का रेंट आप फिक्स मत रखो, आप रखो फैक्ट्री का रेंट 100 रुपए पर पेन। भाई आपकी पेन बनाने की कंपनी है तो रेंट आप क्या करो, फिक्स मत करो, आप 100 रुपए पर पेन कर लो सर। अगर आपने पूरे महीने बनाए 1000 पेन तो 1000 गुना 100 रेंट दे देना। अगर बनाए 100 पेन तो 100 गुना 100 रेंट दे देना। अगर बनाए 10 पेन तो 10 गुना 100 रेंट दे देना। तो इस केस के अंदर मेरा फैक्ट्री रेंट क्या बन जाएगा? वेरिएबल। यहां पर क्या बन जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। तो खर्चा फिक्स है कि वेरिएबल, डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। अगर बढ़ रहा है, घट रहा है सेम प्रोपोर्शन में तो कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ये तो बात हो गई नेचर की। अच्छा, अब सवाल यह है कि अगर हमें नेचर गिवन ना हो, जैसे मान लो क्वेश्चन में गिवन है, सपोज करो क्वेश्चन में ऐसे गिवन है फैक्ट्री रेंट और लिखा हुआ है 50,000 रुपए पर मंथ। आप बताओ फिक्स है कि वेरिएबल? आप सब लोग बोलोगे सर ये तो फिक्स कॉस्ट है। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि यहां पर ये टाइम के ऊपर बेस्ड है, पर मंथ है। ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपको बोलूं कि यार एक खर्चा है, मैं नाम नहीं बता रहा आपको, एक खर्चा है, वो खर्चा है मान लो 1 लाख रुपए। अब बताओ ये खर्चा फिक्स है कि वेरिएबल है? बस मैंने इतना लिखा, ये खर्चा फिक्स है कि वेरिएबल है, तो डेफिनेटली आप नहीं बता पाओगे। आप बोलोगे सर ये तो मुझे पता ही नहीं पड़ रहा, ना तो टाइम दिया हुआ है कि ये टाइम के ऊपर बेस्ड है, ना ये बताओगे प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो सवाल ये है कि जब क्वेश्चन के अंदर टाइम गिवन ना हो, जब क्वेश्चन ने खुल के नहीं बताया हो कि ये खर्चा फिक्स है कि वेरिएबल है, तो कैसे आइडेंटिफाई करूं फिक्स है कि वेरिएबल है? एक एग्जांपल लेके आपको सिखाता हूं मैं। तो ये लिया मैंने एग्जांपल, ये लिया मैंने एग्जांपल। मैंने कहा कि अगर मैं 100 यूनिट्स बनाऊं तो वो खर्चा रहता है 100 रुपए, और अगर मैं 150 यूनिट्स बनाऊं तो वो खर्चा हो जाता है 150 रुपए। अब बताओ फिक्स है कि वेरिएबल है? तो आप बोलोगे सर ये तो वेरिएबल लग रहा है, प्रोडक्शन के बढ़ने पे खर्चा बढ़ गया। आपने एब्सोल्युटली करेक्ट बोला। अच्छा, फिर मैंने एग्जांपल चेंज किया। मैंने कहा 100 बनाने पे खर्चा आता है 100 रुपए और 150 बनाऊं तो भी खर्चा आता है 100 रुपए। अब बताओ फिक्स है कि वेरिएबल? आपने कहा सर तो बड़ा सिंपल है, 100 बनाऊं तो भी 100, 150 बनाऊं तो भी 100, यानी कि ये खर्चा आपका फिक्स्ड है, ये खर्चा फिक्स्ड है। पहली बार वेरिएबल था, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप नेचर से तो पहचान गए, बट इसमें एक बारीक खर्चा होता है, उसका नाम होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट यानी एक ऐसा खर्चा जो पूरी तरह फिक्स नहीं है, जो पूरी तरह वेरिएबल नहीं है। यानी खर्चे हमारे 3 पार्ट में टूटते हैं, फिक्स, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। तो अब मैं बात करने वाला हूं सेमी वेरिएबल की।
और एग्जाम्पल की मदद से आपको डीपली समझाऊंगा। फिक्स मतलब समझ गए, वेरिएबल मतलब समझ गए। अब सवाल है कि सेमी वेरिएबल क्या होता है। फिर एग्जाम्पल के लिए टेलीफोन का बिल, उसमें क्या होता है, मोबाइल का बिल, उसमें कुछ अमाउंट तो फिक्स होता है, 100 रुपए महीना, 150 रुपए महीना, वो तो फिक्स है मेरा रेंट वाला। और उसके बाद क्या होता है, पर कॉल चार्ज होते हैं, मतलब 1 रुपया पर कॉल। आजकल तो फिक्स प्लान भी आ गए, तो ये क्या होगा, सेमी वेरिएबल, मतलब फिक्स भी है वेरिएबल भी है। जैसे घर पे आने वाला बिजली का मीटर का बिजली का बिल, उसमें कुछ अमाउंट होता है फिक्स, बोलते हैं मीटर का रेंट है जी है, और कुछ होता है कि कितने यूनिट्स कंज्यूम हुई उसके बेस पे खर्चा, तो फिक्स भी है वेरिएबल भी है। यानी कि कोई इंसान या तो पूरा फिक्स्ड है या तो पूरा वेरिएबल है, यानी कह लो या तो पूरा मेल है या तो पूरा फीमेल है। बट कोई इंसान ऐसा भी तो होता है जो कुछ मेल और कुछ फीमेल होता है, उसे क्या बोलते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आपके मन में तो जवाब आया, उसे यहां पे मत बताना, ये समझाने के लिए बस मैंने बोला, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। फिक्स कॉस्ट पूरा फिक्स, वेरिएबल कॉस्ट पूरा वेरिएबल। अच्छा पूरा पूरा क्या मतलब है इसका, तो आइए बात करते हैं एग्जांपल के थ्रू। देखो, अगर मैंने बोला 100 बनाने पे खर्चा आता है 100, 150 बनाने पे खर्चा आता है 150, तो कोई खर्चा फिक्स है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है, इसको आइडेंटिफाई करने का ना एक फिक्स रूल है। और वो रूल क्या बोलता है, वो रूल बोलता है सबसे पहले निकालो कॉस्ट पर यूनिट। क्या निकालो, कॉस्ट पर यूनिट। तो इसको मैं कह दूं अगर ए और इसे कह दूं अगर बी, तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगा, ए बटा बी। तो 100 बटा 100 कितना आ गया, 1 रुपए पर यूनिट। 150 बटा 100 कितना आ गया, 1 रुपए पर यूनिट। तो सुनना मेरी बात गौर से, ए कॉस्ट विच इज सेम ऑन पर यूनिट बेसिस, a cost which is same on per unit basis on different level of production is called variable cost, is called variable cost। तो लिखा मैंने how to identify a cost which remains same on per unit basis at different level of production is called variable cost। यानी कि variable cost अगर पर मंथ या पर यूनिट बोल के नहीं बताया गया, आपको आइडेंटिफाई खुद से करना है, तो उस केस में आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, निकाल लो कॉस्ट पर यूनिट। और अगर आपका कॉस्ट पर यूनिट सेम है डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर, तो उसे क्या बोलेंगे हम, वेरिएबल कॉस्ट। उसे क्या बोलेंगे हम, वेरिएबल कॉस्ट। आई बात समझ में, दिस इज पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट। तो ये एग्जांपल किसका है मेरा, वेरिएबल कॉस्ट का। तो आपने देखा मैं ना अब एग्जैक्ट पहुंच रहा हूं, पहले मेरा क्या था, हाँ भाई 100 पे 100, 150 पे 150, वेरिएबल तो है, लेकिन सही तरीका क्या है, पहले निकालो पर यूनिट बेसिस पर और देन चेक करो। अगर पर यूनिट बेसिस पर सेम है, ध्यान देना बहुत डीप बात बता रहा हूं मैं बोल रहा हूं सेम किस बेसिस पर, पर यूनिट। सेम किस बेसिस पर यूनिट। अच्छा अब एग्जांपल और लेता हूं इसके अंदर, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल नंबर 2। मैंने कहा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड अगर 100 करता हूं तो खर्चा है मेरा 100 रुपए, और यूनिट्स प्रोड्यूस 150 करता हूं तो खर्चा है मेरा 150 रुपए। बताओ फिक्स की वेरिएबल, बताओ फिक्स की वेरिएबल। तो ये फिक्स कॉस्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। यानी कि जो, सॉरी ये 150 लिख दिया मैंने गलती से, इट इज 100 नॉट 150, इट इज 100। यानी कि जो खर्चा सेम होता है टोटल बेसिस पर, जो खर्चा सेम होता है टोटल बेसिस पर, उसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। तो कुल मिलाकर बात क्या हो गई, ध्यान देना, कुल मिलाकर बात क्या हो गई, कोई भी खर्चा फिक्स है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है, इस बात को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है। अगर वो खर्चा सेम है ऑन टोटलिटी बेसिस, अगर वो खर्चा सेम है टोटलिटी बेसिस पर, मतलब कि दो अलग अलग प्रोडक्शन लेवल पर टोटल में सेम है, तब तो उसे बोलेंगे हम फिक्स कॉस्ट। अगर टोटल में सेम नहीं है तो फिर हम क्या निकालेंगे, पर यूनिट। तो अगर कोई खर्चा सेम है ऑन पर यूनिट बेसिस, तो इसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब सवाल यह है कि कोई खर्चा ऐसा है जो कि ना तो सेम है टोटल में और ना सेम है पर यूनिट में, उसे क्या बोलते हैं हम, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि नाइदर सेम ऑन टोटल बेसिस नॉर सेम ऑन पर यूनिट बेसिस, इसको बोलते हैं हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आई बात समझ में, इसको बोलते हैं हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट।
तो अभी चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के बारे में बता रहा हूं मैं। एक तो होता है नेचर के बेस पर मंथ गिवन है या पर यूनिट गिवन है, और एक होता है हमें खर्चे का नाम बता दिया हो, जैसे फैक्ट्री का रेंट, नॉर्मली उसे हम क्या मानते हैं, फिक्स्ड। नॉर्मली डेप्रिसिएशन नॉर्मली क्या मानते हैं, फिक्स्ड, मगर डेप्रिसिएशन भी अगर प्रोडक्शन पे लिंक है तो मानते हैं वेरिएबल। तो नेचर मतलब क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने सीधे मुंह से नहीं बोला, तो हमें खुद से करना पड़ेगा आइडेंटिफाई, फिक्स है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये तरीका मैंने यहां पर आपको लिख के दिया है, फिक्र मत करो, मैंने हर चीज आपको लिख के दी है और आपको डीपली समझा भी रहा हूं। देखो, ए कॉस्ट विच रिमेन सेम इन टोटलिटी एट डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। तो अगर पर यूनिट पे सेम है तो वेरिएबल, टोटल में सेम है तो फिक्स्ड, और अदरवाइज क्या है, अदरवाइज है वो सेमी वेरिएबल। अदरवाइज क्या है वो, सेमी वेरिएबल। और ये लिखा मैंने नीचे कि टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस। मतलब ये खर्चा फिक्स रहता है, नेचर है इसका। और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो वेरी करे इन कनेक्शन टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। आई बात समझ में? चलिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं और उसके बाद करेंगे हम मेथड्स जिनकी मदद से हम खर्चों को आइडेंटिफाई, खर्चों को हम तोड़ते हैं। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, देखो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो हमने ये पढ़ लिया कैसे आइडेंटिफाई करूं फिक्स कॉस्ट कौन सी है, फिर क्या पढ़ लिया कैसे आइडेंटिफाई करूं वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, फिर क्या पढ़ लिया कैसे आइडेंटिफाई करूं सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट आइडेंटिफाई कर लेने के बाद फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग कैसे करूं। दूध में पानी मिक्स है तो दूध और पानी अलग अलग कैसे करूं। तो यह है हमारा जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अच्छा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल की मदद से आपसे पूछूंगा बताओ फिक्स है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है मेरी 100, तो 100 के लेवल पर ये खर्चे का नाम नहीं बताया मैंने। खर्चे का नाम बताऊंगा तो आप नेचर निकाल सकते हो, नेचर से निकाल सकते हो। आप जब नेचर ना बताया हो तो क्या करें, वो है ये कॉन्सेप्ट। तो यूनिट्स बनाते हैं 100, तो मान लो खर्चा आता है 120। यूनिट्स बनाते हैं 100, 120 नहीं, खर्चा आता है 200। यूनिट्स बनाते हैं 100 तो खर्चा आता है 200। यूनिट्स बनाते हैं 150, यूनिट्स बनाए 100 तो खर्चा आता है 200। यूनिट्स बनाए 150 तो खर्चा आता है 250। अब बताओ, और मैंने पूछा कि बताओ फिक्स कॉस्ट कितना, कैलकुलेट करो फिक्स कॉस्ट कितनी एंड वेरिएबल कॉस्ट कितनी। ये है मेरा एग्जांपल, करो जी कैलकुलेट, बताओ। लो जरा 1 मिनट लो, 1 मिनट लो, थोड़ा सोचो। आपको रूल्स मैंने बताए थे अभी आइडेंटिफाई करने के, खर्चे का नाम नहीं बताया मैंने, मैं तो कह रहा हूं खर्चे का नाम नहीं बताऊंगा। अब बताओ आप फिक्स है, वेरिएबल है, क्या है ये। सबसे पहला सवाल, क्या फिक्स्ड है, सोचो क्या फिक्स्ड है। फिक्स तो नहीं है बिकॉज टोटल में सेम नहीं है। रूल क्या था, अगर टोटल में सेम हो तो बोलेंगे फिक्स्ड है। तो यहां लिख रहा हूं इट इज नॉट फिक्स कॉस्ट सीन्स नॉट सेम ऑन टोटल बेसिस। भाई दो अलग अलग लेवल पर टोटल में सेम नहीं है, यहां पे 200 है, यहां पे 250 है, तो सेम नहीं है मतलब फिक्स कॉस्ट नहीं है। ये तो कंफर्म हो गया कि भाई फिक्स वेरिएबल है, फिक्स तो नहीं है। अब क्या चेक करो क्या वेरिएबल है। अच्छा, वेरिएबल है कि नहीं है इसको चेक करने क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा पर यूनिट। तो आओ निकालता हूं पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। तो इसे मैं कह दूं अगर ए और इसे कह दूं अगर बी, तो ए बटा बी होगा, ए बटा बी। तो भाई 200 बटा 100 कितना आ गया, 2 रुपए पर यूनिट। और यहां पर 250 बटा 150, तो ये आ गया मेरा 1.66। लॉजिक कर लो बात, ये पर यूनिट पर सेम नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल नहीं है। तो यहां पे लिखा मैंने इट इज नॉट वेरिएबल कॉस्ट सीन्स नॉट सेम ऑन पर यूनिट बेसिस, नॉट सेम ऑन पर यूनिट बेसिस। अब बताओ भाई, ना तो फिक्स है और ना वेरिएबल है, तो फिर ये है क्या भाई, ना तो ये आदमी है ना ये औरत है, फिर क्या ये थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल क्यों है, बिकॉज
सिंस इट इज नाइदर फिक्स कॉस्ट नॉट वेरिएबल कॉस्ट। तो जो खर्चा ना तो फिक्स होगा ना वेरिएबल होगा, उसे क्या बोलेंगे हम? सेमी वेरिएबल। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई ये जो खर्चा सेमी वेरिएबल है, इसके अंदर फिक्स पार्ट को अलग करो, वेरिएबल पार्ट को अलग करो। दूध में पानी मिक्स कर दिया दूध वाले ने, दूध को अलग करो, पानी को अलग करो। ये काम है अगले कॉन्सेप्ट का, यानी सेग्रीगेट करना सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। तो आ रहा है मजा? भाई मुझे तो खूब मजा आ रहा है। इतनी आराम से प्यार प्यार से चीजों को समझाएंगे तो मजा तो आएगा ही। अब सवाल यह है कि क्या सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है? क्या हमें आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है क्वेश्चन कि बताओ फिक्स कितना, वेरिएबल कितना, सेमी वेरिएबल कितना? आंसर इज नो। कभी भी डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता हो या नहीं? तो फिर आपके मन में सवाल है सर फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? अरे मैंने क्या बोला, डायरेक्टली नहीं आया, बट भाई साहब इनडायरेक्टली आता है। ये आपके सिलेबस में बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें कहीं पर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। यानी आपको चेक करना पड़ेगा खर्चा फिक्स है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। क्योंकि खर्चा अगर फिक्स होगा तो फिक्स मानेंगे, वेरिएबल होगा तो वेरिएबल मानेंगे, उसका इंपैक्ट अलग है। और अगर सेमी वेरिएबल हुआ तो फिक्स में वेरिएबल में अलग अलग करना पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट का इंप्लीकेशन, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन आपको बाकी चैप्टर से क्वेश्चन के अंदर दिखेगा। यानी ये वाला कॉन्सेप्ट इनडायरेक्टली बाकी क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है, इसलिए इसको हम यहां पे पढ़ रहे हैं। बेसिकली इट इज फाउंडेशन। तो सवाल यह है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैसे हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में अलग अलग बांटें। ठीक है, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में बांटने के अलग अलग मेथड है। एग्जाम में कौन सा मेथड इंप्लीमेंट करेंगे वो डिपेंड करता है कि एग्जाम में क्या इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है। तो हेडिंग क्या है? मेथड्स फॉर सेग्रीगेटिंग सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में अलग अलग करने के मेथड क्या है। आइए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें बात करेंगे हम हाई लो मेथड की। क्या नाम है मेथड का? हाई लो। इसको आप हाई लो मत पढ़ लेना, हाई हाई वैसा वाला हाई नहीं है, हाई लो मेथड। हाई लो मेथड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाई लो मेथड। तो देखो इसके अंदर फॉर्मूला क्या है? शेयर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन टोटल सेल्स। डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन टोटल सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ? देखो जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, मुझे उसके अंदर यह पता है कि ये जो खर्चा है ये क्या है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ना तो फिक्स है ना वेरिएबल है, ना तो फिक्स है ना वेरिएबल है। इस बात को मैं आपको वेरीफाई भी करवा देता हूं, हालांकि वेरीफाई करने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी करवाता हूं। देखो टोटल में सेम नहीं है। देखो अगर सेल करें 1,40,000 की तो खर्चा कितना होता है? 72,000। और अगर सेल करें 80,000 की तो खर्चा कितना होता है? 60,000। तो भाई दो लेवल पर खर्चा सेम नहीं है। आपके मन में आ रहा होगा सर ये तो सेल्स लेवल है, अभी तो आपने एग्जाम्पल में यूनिट्स प्रोड्यूस कहा था। हाँ कहा था, बट यहां पर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि जितना ये सेल कर रहे हैं उतना ही ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी इनको अगर 100 पेन बेचने हैं तो 100 पेन ही ये बना रहे हैं। यानी यूनिट सोल्ड बराबर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ऐसा मैं मान रहा हूं। ठीक है, तो आओ जरा, टोटल में तो सेम नहीं है तो ये तो कंफर्म हो गया कि फिक्स कॉस्ट तो नहीं है। अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट आइडेंटिफाई करने का फॉर्मूला क्या है? वो पर यूनिट बेसिस पे सेम होना चाहिए। तो 72,000 डिवाइड बाय करो 1,40,000, तो 72,000 डिवाइड बाई 1,40,000 आ गया मेरा 0.51428। फिर 60,000 डिवाइड बाई 80,000, ये आ गया मेरा 0.75। तो अगर मैं निकालूं पर यूनिट बेसिस पर, यहां पर यूनिट क्या है? पर रुपी। सुनना मेरी बात बड़ी गौर से, यहां पर मैं कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकाल सकता बिकॉज मेरे पास यूनिट्स नहीं है, बट मैं कॉस्ट पर रुपी ऑफ सेल्स निकाल सकता हूं। कॉस्ट पर रुपी ऑफ सेल्स, तो यहां पे निकाला मैंने कॉस्ट पर रुपी ऑफ सेल्स, यानी टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल सेल्स। तो ये आ गया। बताओ क्या ये सेम है? ये भी सेम नहीं है, तो वेरिएबल भी नहीं है। तो भाई ना तो फिक्स है और ना वेरिएबल है, तो फिर ये है क्या? ये फिर सेमी वेरिएबल है। अब सेमी वेरिएबल के अंदर वेरिएबल पार्ट अदा करना है, फिक्स पार्ट अलग करना है ना? वेरिएबल पार्ट फिक्स पार्ट को अलग अलग करना है। तो यही है मेरा मेथड नंबर 1, हाई लो मेथड। तो ये मेथड कब लगेगा? ये मेथड लगेगा मेरा कब? जब मुझे क्वेश्चन के अंदर सेल्स एंड टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट गिवन हो। क्या गिवन हो? सेल्स एंड टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो फॉर्मूला मेरा क्या है? तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? तो वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का कितना परसेंटेज है इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन टोटल सेल्स। तो आइए डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट, तो 72 और सारे डिफरेंस कितना है? 12,000।
एंड डिफरेंस इन टोटल सेल्स, एक 40 और 80 का डिफरेंस कितना 60,000, तो 12,000 डिवाइड बाई 60,000 गुना 100, तो ये कर दिया मैंने 12,000 डिवाइड बाई 60,000 गुना 100, कितना आ गया मेरा, ये आ गया मेरा 20%। तो मुझे क्या पता पड़ गया कि वेरिएबल कॉस्ट जो मेरी है ना वो है 20% ऑफ सेल्स, 20% ऑफ सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मुझे सेल्स गिवन हो और टोटल कॉस्ट गिवन हो, और कौन सी टोटल कॉस्ट, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट को अलग से निकालना है, तो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा ये वाला, और इसका इंप्लीकेशन क्या है, वेरिएबल कॉस्ट बराबर कितना परसेंट ऑफ सेल्स, तो 20% ऑफ सेल्स। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट तो मैंने निकाल लिया कि सेल का 20%। अब सवाल यह है कि फिक्स कॉस्ट क्या होगा। तो आइए, अगर मैं सेल्स का 20% निकालूं, यहां पे लिखता हूं मैं वेरिएबल कॉस्ट, तो 1,40,000 का 20% कितना आएगा, 28,000। सही निकाल रहा हूं मैं भाई, 1,40,000 का 20% 28,000 होगा मेरा वेरिएबल कॉस्ट। तो बताओ मेरी फिक्स कॉस्ट क्या होगी भाई। टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है वेरिएबल और एक होती है फिक्स। तो 72 में अगर 28 वेरिएबल है तो फिक्स कितना, 72 माइनस 28, तो ये आ गया मेरा 44,000 रुपए। तो मैंने बोला फिक्स कॉस्ट है मेरी 44,000 रुपए। तो लो जी, मैंने वेरिएबल कॉस्ट भी बता दी, मैंने फिक्स कॉस्ट भी बता दी। अच्छा, कई बार बच्चे के मन में आता है सर आपने निकाला है हाईएस्ट वॉल्यूम के बेस पर फिक्स कॉस्ट, अगर क्या लोवेस्ट के बेस पर निकालूंगा तो क्या मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। आंसर इज नो। चेक कर लेता हूं, 80,000 का 20% होगा मेरा वेरिएबल कॉस्ट, तो 80 का 20% कितना हो गया मेरा 16,000। तो भाई 60,000 में 16 माइनस कर दो, कितना आ गया मेरा 44,000। तो लो जी, तो चाहे आप निकालो हाईएस्ट वॉल्यूम के बेस पर और चाहे निकालो लो वॉल्यूम के बेस पर, आपकी फिक्स कॉस्ट दोनों में क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। तो मैंने वेरिएबल कॉस्ट निकाली 20% सेल एंड फिक्स कॉस्ट निकाली 44,000। आगे बात समझ में। इस मेथड का नाम था हाई लो मेथड। अब सवाल है सर इसका इस्तेमाल कैसे होगा क्वेश्चन के अंदर। मान लो मुझे ये क्वेश्चन यहां पर बोलता कैलकुलेट टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट एट सेल्स ऑफ ₹2 लाख। मान लो मुझे क्वेश्चन ऐसा बोलता कि ये बताओ कि अगर हम 2 लाख रुपए की सेल करें तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना होगा सेमी वेरिएबल का। तो मैं क्या बोलता कि भाई टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। आ रहा है मुझे। फिक्स कॉस्ट कितना 44,000, वेरिएबल कितना 2 लाख का 20%, 2 लाख का 20%। तो निकाल लो भाई, 2 लाख का 20% है मेरा वेरिएबल, यानी 40,000 मेरा वेरिएबल है और 44 मेरा फिक्स है। तो इसका मतलब है 84,000 होगा मेरा टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट एट दी सेल्स लेवल ऑफ 2 लाख। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चंस के अंदर, और इसका ऐसे इस्तेमाल होता है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। तो ये था मेरा मेथड नंबर 1, ये था मेरा मेथड नंबर 1। इसको हम अप्लाई कब करें एग्जाम के अंदर, जब हमें सेल्स गिवन हो और टोटल कॉस्ट गिवन हो। और टोटल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, बिकॉज ये सारे के सारे मेथड किस चीज के हैं, ये सारे के सारे मेथड्स सेमी वेरिएबल कॉस्ट को तोड़ने के मेथड है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट अलग, वेरिएबल कॉस्ट अलग, दूध अलग, पानी अलग करने के मेथड है। तो ये था मेरा मेथड नंबर 1, हाई लो मेथड। एक बार इसको आप देखो, इसके बाद चलते हैं आगे मेथड नंबर 2 पर। इसके बाद चलेंगे आगे अब मेथड नंबर 2 पर। फिक्स वेरिएबल, फिक्स मतलब फिक्स, वेरिएबल मतलब वेरिएबल, और जो ना फिक्स है ना वेरिएबल है वो सेमी वेरिएबल है। चलिए अब चलाते हैं मेथड नंबर 2। भाई साहब मेथड नंबर 2 का नाम है एनालिटिकल मेथड। क्या नाम है इसका, एनालिटिकल मेथड। अंडर दिस मेथड एन एक्सपीरियंस कॉस्ट अकाउंटेंट ट्राइज टू जज, अंडरलाइन करो शब्द जज, empirically what proportion of semi variable cost would be variable and what would be fixed। क्या मतलब, यानी ये मेथड क्या है, इसको मैं अगर अपना नाम दूं क्या बोलूंगा, इसको मैं अंदाजन मेथड। अगर मैं इस मेथड को एक नाम देना चाहूं खुद की तरफ से, इसका नाम रखूंगा मैं अंदाजन, अंदाज लगाओ वाला मेथड। तो यहां पर क्या होता है, कंपनी के अंदर कोई बड़ा बूढ़ा जिसके सफेद बाल हो गए हैं, मोटी मोटी मूछें हैं, मोटा सा बंदा है, पेट निकला हुआ है, कोट पहनकर आइडिया लगा रहा है कि टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट में कितना पोर्शन वेरिएबल होता है, कितना पोर्शन फिक्स होता है। मतलब किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो अपने ही एक्सपीरियंस के बेस से बता रहा है कि यार इसमें इतना फिक्स मान लो, इतना वेरिएबल मान लो।
तो मजे की बात है, अगर टॉप मैनेजमेंट ने बोल दिया है कि सेमी वेरिएबल का इतना वेरिएबल होगा और इतना फिक्स होगा, तो हमें वही मानना पड़ेगा। ठीक है ना, एग्जाम के अंदर तो वही मानना पड़ेगा हमें। प्रैक्टिकल लाइफ में हाँ उससे हम बहस कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, सर 70% ही क्यों, रीजन तो दो। तो आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। कहता है सपोज लास्ट मंथ द टोटल सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹3000। कह रहा पिछले महीने हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 3000 रुपए। अच्छा क्या मतलब सेमी वेरिएबल का, भाई सेमी वेरिएबल का मतलब है वो खर्चा जिसके अंदर फिक्स भी है वेरिएबल भी है, दोनों को मुझे अलग अलग करना है। अच्छा जी, फिर क्या बोला, इफ द डिग्री ऑफ, अंडरलाइन करो, इफ द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी, डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज एज्यूम्ड टू बी 70%। इसका मतलब है मैं ऐसा मान रहा हूं कि इस कॉस्ट का 70% पार्ट वेरिएबल है, इस कॉस्ट का 70% पार्ट वेरिएबल है। तो क्या मतलब भाई 30% क्या हो गया, फिर फिक्स हो गया। आई बात समझ में। तो भाई 3000 का 70% हो गया मेरा वेरिएबल कॉस्ट, यानी 2100 रुपए हो गया मेरा वेरिएबल कॉस्ट। सिंपल है, 3000 है मेरा टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट और क्वेश्चन ने बोला 70% वेरिएबल है, तो 2100 हो गया मेरा वेरिएबल। अच्छा 3000 में 2100 हो गया मेरा वेरिएबल, तो बाकी मेरा कितना बचा, बाकी मेरा बचा 900। तो 900 फिर मेरा क्या है, तो 900 फिर मेरा है फिक्स कॉस्ट। तो देखा आपने, मेथड नंबर 2 के अंदर जजमेंट मेथड कह दो इसको, अंदाजन मेथड कह दो इसको, एक्सपीरियंस बंदे ने एक जजमेंट दिए वो मेथड कह दो इसको। यहां पर क्या होता है, वो खुद बताता है अपने अनुमान से, यार इसका ना इतना % वेरिएबल इतना % फिक्स्ड है। अब इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, अब इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, सपोज करो हमें क्या पता पड़ गया, हमें क्या पता पड़ गया क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि फिक्स कॉस्ट है मेरा 900 रुपए, है ना, और वेरिएबल कॉस्ट है मेरा 2100 रुपए। ये मुझे पता पड़ गया क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बाय यूजिंग जजमेंट ऑफ एन एक्सपीरियंस कॉस्ट अकाउंटेंट। अच्छा अब मान लो फ्यूचर में कंपनी ने बोला कि कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर इफ प्रोडक्शन will increase by, production will increase by 50%। अगले साल भाई साहब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा 50%, तो बता टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो टोटल कॉस्ट बराबर क्या होता है, फिक्स प्लस वेरिएबल। भाई फिक्स तो नाम से फिक्स है, वो अभी भी 900 है और तब भी 900 ही रहेगी क्योंकि यह है मेरी फिक्स्ड, बट मेरी वेरिएबल कॉस्ट वेरी करेगी। अच्छा प्रोडक्शन बढ़ा है तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अभी कितनी है, अभी है मेरी 2100, कितनी बढ़ जाएगी, 2100 का 50% बढ़ जाएगी, 2100 का 50% बढ़ जाएगी। तो अगले साल मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4050। तो ये इंप्लीकेशन है क्वेश्चन नंबर 2 का। इस तरह प्रैक्टिकली हम इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में निकाले गए कंक्लूजन का। तो क्वेश्चन नंबर, मेथड नंबर 2 को हजम करो, इसके बाद बढ़ेंगे आगे मेथड नंबर 3। टोटल 4 मेथड है, टोटल 4 मेथड है। टोटल 4 मेथड है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये सीए का एग्जाम है। मेथड यहां 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो या 400 हो, अगर आपको हर मेथड का लॉजिक पता है, हर मेथड का फॉर्मूला समझ में आता है, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन आपकी समझ में आता है, तो आपके लिए हर मेथड आसान है। अब बढ़ते हैं मेथड नंबर 3 की तरफ, कंपैरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। मेन फोकस करो लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड के अंदर। यहां पर वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए आपको 2 बातें दी होंगी, आपको गिवन होगा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और आपको गिवन होगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा मेथड नंबर 1 कब लगेगा, जब सेमी वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स गिवन हो। मेथड नंबर 3 कब लगेगा, जब सेमी वेरिएबल कॉस्ट और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड गिवन हो। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कितनी बनाई और वहां पे कितनी बेची, वो रुपीज में है, ये यूनिट्स में है। तो फॉर्मूला क्या है, वेरिएबल कॉस्ट आइडेंटिफाई करने का, सेपरेट करने का। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बराबर क्या है, डिफरेंस इन टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन टोटल यूनिट्स। देखो ये फॉर्मूला मैं आपको सीधे बता रहा हूं, अगर आपने हमसे क्लास की होगी तो आपको पता है इसका एक प्रॉपर डेरिवेशन है। ये फॉर्मूला आखिर ऐसा ही क्यों है,
तो इस फॉर्मूले की पूरी बैक कैलकुलेशन की आखिरी फॉर्मूला बना क्यों, वो करवाया मैंने अपनी क्लास के अंदर। और ये क्या है, रिवीजन वीडियो। तो मैं मानता हूं इस बात को कि आपको ये डेरिवेशन पता होगा। डेरिवेशन जानना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि डेरिवेशन के बाद फॉर्मूले को याद करना आसान हो जाता है। डेरिवेशन से आपको लॉजिक समझ में आता है और कई बार डेरिवेशन का इस्तेमाल करके ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। फॉर्मूला सीधे लगता ही नहीं, तो डेरिवेशन का बेनिफिट होता है। तो इसने क्या बोला, डिफरेंस इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड डिफरेंस इन यूनिट्स। तो अगर 100 बनाए तो खर्चा आता है 260, 140 बनाए तो खर्चा आता है 300। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, बताओ क्या ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है? आंसर इज यस। क्वेश्चन अपने मुंह से बोला है। अच्छा, क्वेश्चन अपने मुंह से ना बोले तो भी क्या हम चेक कर सकते हैं? आंसर इज यस। सबसे पहले बताओ क्या ये फिक्स कॉस्ट है? क्या ये फिक्स कॉस्ट है? तो फिक्स कॉस्ट कब होगा, जब दोनों यूनिट्स प्रोडक्शन के लेवल पर टोटल में सेम हो। तो टोटल में सेम तो नहीं है, यहां पे 260 है, यहां पे 300 है, तो फिक्स कॉस्ट तो नहीं है। अगला सवाल, क्या वेरिएबल कॉस्ट है? तो वेरिएबल कॉस्ट कब होगा, जब दोनों लेवल पर यूनिट बेसिस पर सेम हो। तो आओ निकाल लेते हैं पर यूनिट। तो 260 बटा 100, तो ये आ गया ₹2.60 पर यूनिट। उसके बाद 300 बटा 140, ये आ गया ₹2.14 पर यूनिट। तो लो जी, ये सेम नहीं है ऑन पर यूनिट बेसिस भी, तो ये वेरिएबल भी नहीं है। तो भाई ना तो फिक्स है ना तो वेरिएबल है, तो फिर क्या बचा, यह सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर दूध अलग करना है, पानी अलग करना है। तो वेरिएबल कॉस्ट अलग करने का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस इन टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो भाई 260 और 300 के बीच का डिफरेंस कितना, 40। 100 यूनिट और 140 यूनिट डिफरेंस कितना, 40। तो 40 बटा 40, ये आ गया मेरा ₹1 पर यूनिट। इसका मतलब मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, मेरा वेरिएबल कॉस्ट हो गया ₹1 पर यूनिट। ये हो गया मेरा वेरिएबल कॉस्ट। यहां तक हजम करो, ये हो गया मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब निकालना है मुझे फिक्स कॉस्ट। तो क्या मैं यहां पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकता हूं? भाई ₹1 पर यूनिट है, तो भाई 100 गुना 1 करूंगा, कितना आ जाएगा मेरा, ₹100। अच्छा, 260 टोटल, 100 है वेरिएबल, तो 260 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 160। तो ये क्या होगा, मेरा फिक्स कॉस्ट। बताओ राइट और रॉन्ग, 160 विल बी माई फिक्स कॉस्ट। अच्छा, किसी के मन में आएगा सर आपने जनवरी मंथ के बेस पे निकाला, जरा फरवरी के बेस पे निकालना। निकाल लेता हूं मैं, 140 गुना 1, तो ये हो गया मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट 140। तो 300 माइनस 140 कितना हो जाएगा, 160। 300 माइनस 140 कितना हो जाएगा, 160। 300 माइनस 140 कितना हो जाएगा, 160। तो ये आ गया मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट, 300 माइनस 140। दिस इज माई फिक्स कॉस्ट। तो लो जी, मेथड नंबर 3 आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसका इंप्लीकेशन क्या है, एग्जाम्पल लो। कल को मान लो क्वेश्चन हमें बोल देता, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट इफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज 200 यूनिट्स। तो मैं क्या बोलता, भाई टोटल कॉस्ट बराबर होता है फिक्स प्लस वेरिएबल। फिक्स मेरा है 160 और वेरिएबल है मेरा ₹1 पर यूनिट। तो मैं क्या करता, 200 यूनिट्स गुना ₹1 पर यूनिट। तो भाई जो मेरा आंसर है निकाल लो, कितना आ गया, ये 200, 360 आ जाएगा मेरे ख्याल, 360। तो ये इंप्लीकेशन है। तो ये था आपका मेथड नंबर 3। ये था आपका मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3, 3 3 3। तो मेथड नंबर 3 को एब्जॉर्ब करो, इसके बाद बढ़ेंगे आगे और करेंगे मेथड नंबर 4। और मेथड नंबर 4 आखिरी मेथड है सेमी वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स में डिवाइड करने का। भाई मजे ले लेके पढ़ना, वीडियो को मजे ले लेके पढ़ना, कंसंट्रेशन से पढ़ना, बार बार फोन मत चेक करना, दिल लगाकर पढ़ना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ। अगर दिल लगाकर पढ़ाई करी तो एग्जाम में नंबर अच्छे आएंगे, और नंबर अच्छे आएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैंने जो मेहनत की थी स्टूडेंट्स को फायदा हुआ। मुझे बहुत सारी दुआएं मिलेंगी आपकी तरफ से। चलो भाई, मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 4 है लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये ना मैथमेटिकल मेथड है, मैथमेटिकल। तो अगर आप मैथमेटिक्स से क्या करते हैं, नफरत करते हैं, तो आपको ये मेथड बड़ा बुरा लगेगा। मगर मैं आपको बोलूं कि जो मैथमेटिक्स आपने 10th क्लास में पढ़ी थी,
जो मैथमेटिक्स आपने 10th क्लास में पढ़ी थी उतनी सी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है इस मेथड के अंदर, तो आपको अच्छा लगेगा। तो आपको मेरी कौन सी बात माननी है? आपको मेरी ये वाली बात माननी है कि 10th क्लास में या कह लो 9th क्लास में आपने जो मैथमेटिक्स सीखी थी ना इक्वेशन बनाने वाली, बस उतनी सी मैथमेटिक्स लगेगी इस वाले मैथड को समझने के लिए, उतनी सी मैथमेटिक्स लगेगी। तो आइए बढ़ते हैं आगे और इस वाले फॉर्मूले को मैं डेवलप करता हूं आपके लिए, आपको समझाता हूं कि आखिर है क्या इस मेथड के अंदर। ये मेथड आखिर बोलता क्या है? ये मेथड कहता है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल और फिक्स को अलग अलग करने के लिए आप इक्वेशन बनाएं। क्या बनाएं? आप इक्वेशन। तो देखो ये हम जानते हैं कि टोटल कॉस्ट बराबर होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये तो हम जानते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसने क्या करा? टोटल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐसे लिखा, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड गुना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बताओ सही है भाई? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से अगर मल्टीप्लाई कर दूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्या आ जाएगा मेरा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, इसे मैं अगर y कह दूं टोटल कॉस्ट को, तो y, इसको मैं कह देता हूं, मान लो क्वेश्चन में बोला है c कहता हूं। इससे यूनिट्स प्रोड्यूस को बोलता हूं मैं x, और इसे बोल देता हूं वेरिएबल कॉस्ट को m। तो मेरा मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बन गई? y बराबर c प्लस एक्स गुना m। y बराबर c प्लस एक्स गुना m। अच्छा, एक खास बात, अगर आपको इसको y नहीं मानना, इसको c नहीं मानना, इसको x नहीं मानना, इसको m नहीं मानना, तो आपकी मर्जी है, जो आप चाहो मानो, ये कोई फिक्स रूल नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हो, इसे अपने हिसाब से मानो, आपकी मर्जी, ये इक्वेशन है, ठीक है ना। तो हमने करना क्या है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में हमें दो लेवल का डेटा गिवन होगा, क्वेश्चन में हमें दो लेवल पर डेटा गिवन होगा। हमको बनानी है दो मैथमेटिकल इक्वेशन और इस्तेमाल करना है इस वाले फॉर्मूले का, टोटल कॉस्ट बराबर फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट। उसको फिर मैथमेटिकली सॉल्व करना है, और उसको मैथमेटिकली सॉल्व करके हमें फिक्स कॉस्ट निकाल लेनी है और हमने ये निकाल लेना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बस बन गई हमारी बात। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या गिवन है मेरे को? मुझे गिवन है कैपेसिटी 60% लेवल पे ऑपरेट करें, अगर 80% पे ऑपरेट करें तो क्या हो? फिर गिवन है वॉल्यूम, ब्रैकेट में लिखा हुआ लेबर आवर्स और एक्स 150 और 200, और यहां पे गिवन है सेमी वेरिएबल एक्सपेंस यानी मेंटेनेंस ऑफ प्लांट यानी कि 1200। इसने क्या करा? वॉल्यूम को इसने एक्स मान लिया है, मुझे क्वेश्चन में खुद से बता दिया कि इसको मैंने एक्स मान लिया वॉल्यूम को, ठीक है। कहता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट को इसने वाई मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, आप एक काम करो, यहां पर सिंपल इतना लिखो कि टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, तो ध्यान देना जरा। अच्छा, वेरिएबल को ऐसे लिख देता हूं, वेरिएबल को लिख देता हूं मैं यूनिट्स प्रोड्यूस्ड गुना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो पहले मैं यूज कर रहा हूं 60% लेवल, तो ध्यान दो 60% लेवल पर मेरी कॉस्ट कितनी है टोटल? 1200। फिक्स कॉस्ट ये तो मुझे निकालनी है, इसे क्या मानूं बताओ? चलो इसे मैं एफ मान लेता हूं, प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड यानी कि मुझे गिवन है इसका लेवल कितना? 150, तो ये है मेरा 150, और इसे क्या मानूं मैं? चलो इसे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मान लेता हूं v। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। बताओ यहां तक बात समझ में आती है? 10th क्लास की मैथमेटिक्स है। इसके बाद आ जाओ 80% लेवल पर, इसका करेंगे इस्तेमाल। 80% लेवल पर मेरी फिक्स कॉस्ट है 1275, टोटल सॉरी फिक्स नहीं, टोटल कॉस्ट है मेरी 1275। फिक्स तो मुझे पता ही नहीं है, इसको मैंने एफ मान रखा है। यूनिट्स मेरी कितनी है? 200, और इसको मैंने वी मान रखा है। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। एक बार आप इन दोनों इक्वेशन को देख लो, क्वेश्चन के अंदर ये दोनों सेम रहेंगे बिकॉज टोटल कॉस्ट रिमेन्स सेम एट बोथ लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन टोटलिटी, और ये दोनों सेम रहेंगे बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट रिमेन सेम ऑन पर यूनिट बेसिस। ध्यान देना जरा, बड़ी गहरी बात बता रहा हूं मैं।
दोनों एफ क्यों हैं? बिकॉज सेम ऑन टोटल बेसिस। आपको शुरू में मैंने बताया था फिक्स कॉस्ट टोटल बेसिस पे सेम रहती है, इसलिए मैंने अगर वहां पे एफ माना है तो यहां पर भी वो एफ ही रहेगी। अच्छा, अगर बात करूं इसकी तो ये भी सेम रहेगी बिकॉज ये सेम रहती है ऑन पर यूनिट बेसिस, और ये क्या है? पर यूनिट। तो अब इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो और निकाल लो एफ और वी की वैल्यू, वही आपका आंसर है। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से घटा देते हैं। तो यहां पे लिखता हूं मैं ऑन रिड्यूसिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो भाई 1275 माइनस 1200, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो गया। अच्छा, फिर यहां पर होगा एफ प्लस 200v माइनस एफ माइनस 150v। ओके, देखो एफ से एफ कट गया, ये बचा मेरा 75, 200v माइनस 150 आ गया मेरा 50v। तो v बराबर हो गया मेरा 75/50। कितना आ गया ये आ गया मेरा 1.5 रुपए। तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 1.5 रुपए पर यूनिट। तो लो जी, सेमी वेरिएबल में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट अलग कर दिया, 1.5 रुपए पर यूनिट। दिस इज माई वेरिएबल कॉस्ट। सिंपल है। अच्छा, अब v के बदले चाहे इक्वेशन 1 में रख दो और चाहे 2 में रख दो, आपका f निकल आएगा। f मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट। तो आओ मैं इसे रखता हूं 1 वाली में। तो यहां पे लिखा मैंने ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी? 1200 बराबर f प्लस 150v था, 150 था ना? यस, 150 था, 150v। तो 150 गुना v कितना? 1.5। तो f बराबर क्या हो गया? तो 1200 माइनस 150 गुना 1.5। तो ये आ गया 975। तो लो जी, बातों बातों में दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकाल दिया? फिक्स कॉस्ट को अलग निकाल दिया, वेरिएबल कॉस्ट को अलग निकाल दिया। इसी के साथ आपका ये मेथड नंबर 4 भी यहां पर हो गया कंप्लीट। आ रहा है मजा? जैसा मैंने वादा किया है, हर कॉन्सेप्ट को डीपली कवर करवाऊंगा, डीपली। तो इस समरी बुक को, इस रिवीजन समरी बुक का प्रिंट आउट लेकर बैठे, कैलकुलेटर लेके बैठे, पेन लेके बैठे, पानी की बोतल लेके बैठे और फोन को बंद करके बैठे, नो डिस्ट्रैक्शन। चलिए, तो ये था मेरा चैप्टर नंबर 1 के अंदर कॉन्सेप्ट, जहां पर मैंने फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आइडेंटिफाई करना सिखाया, सेमी वैल्यू कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स में तोड़ना सिखाया। एग्जाम की इंपॉर्टेंस मैंने यहां पे लिखी है, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता, बट इट बिकम्स द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। अगला कॉन्सेप्ट है बाइफर्केशन ऑफ कॉस्ट बाय नेचर। खर्चों को हम नेचर के बेस पर, खर्चों को हम नेचर के बेस पर किस किस पार्ट में बांटते हैं। तो देखो, हम खर्चे को मोटे तौर पर 3 पार्ट में तोड़ते हैं। कोई भी खर्चा है, एक होता है मटेरियल कॉस्ट, एक होता है लेबर कॉस्ट जिसे हम इंप्लॉय कॉस्ट भी कहते हैं, और एक होता है अदर एक्सपेंस, यानी कि जो ना मटेरियल है, जो ना लेबर है, वो क्या है? अदर। वो क्या है? अदर। फोकस करना, विच इज नाइदर मटेरियल नॉर लेबर, अदर। अच्छा, मटेरियल कॉस्ट को फिर हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट। लेबर कॉस्ट को फिर हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं, एक होता है डायरेक्ट लेबर और एक होता है इनडायरेक्ट। अदर एक्सपेंस को हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो आपने देखा बार बार एक वर्ड आया और उस वर्ड का नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल की, सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल की। तो अगर कोई कंपनी ये पेन बनाकर बेचती है तो उसकी मटेरियल कॉस्ट क्या होगी? पेन की रिफिल, प्लास्टिक बॉडी, कैप, ये होगी मेरी मटेरियल कॉस्ट। ओके, फिर लेबर कॉस्ट क्या होगी? कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको दी जाने वाली पेमेंट को कहेंगे हम लेबर कॉस्ट। अच्छा, प्रोडक्शन में काम कर रहा हो, चाहे फैक्ट्री गेट पे ऐसे गार्ड बैठा हो, वो मेरे लिए क्या है? लेबर कॉस्ट। अच्छा, कोई भी खर्चा ना तो मटेरियल कॉस्ट है ना लेबर कॉस्ट है, तो फिर वो क्या है? मेरा अदर एक्सपेंस। वो क्या है? मेरा अदर एक्सपेंस, अदर कॉस्ट। ओके, अच्छा, अब जरा ध्यान देना, डायरेक्ट का मतलब क्या और इनडायरेक्ट का मतलब क्या? डायरेक्ट मतलब वो खर्चा जो प्रोडक्शन के बढ़ने पे बढ़ेगा। डायरेक्ट मतलब वो खर्चा जो प्रोडक्शन के बढ़ने पर बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटने पर घटेगा।
प्रोडक्शन बढ़ने पर बढ़ेगा, घटने पर घटेगा, यानी बढ़ा तो बढ़ा, घटा तो घटा। और इनडायरेक्ट मतलब वो खर्चा जिसका प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है, जो कोई रेस्पेक्ट नहीं करता प्रोडक्शन लेवल की। अच्छा जी, एग्जांपल के लिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, पेन की रिफिल, प्लास्टिक बॉडी, पेन की कैप, ये क्या है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ज्यादा पेन बनाओगे, ज्यादा रिफिल चाहिए, ज्यादा प्लास्टिक बॉडी चाहिए, ज्यादा कैप चाहिए, ज्यादा खर्चा होगा, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड टू प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होगा? मशीन के अंदर ग्रीस का इस्तेमाल हो रहा है, मशीन चल रही है, उसमें ग्रीस लगा रहे हैं ताकि स्मूथली चले, वो क्या है? मटेरियल। अच्छा, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो क्या ज्यादा ग्रीस लगानी पड़ेगी? आंसर इज नो, जितनी चाहिए उतनी ही लगानी पड़ेगी। यानी कि मटेरियल तो है बट इट इज नॉट कनेक्टेड टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन ज्यादा हो कम हो, यह खर्चा मतलब ऑन एन एवरेज फिक्स रहता है, यानी इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। फिर बात करते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगर मैंने एक लेबर को बिठाया, राम श्याम घनश्याम, उनको मैंने बिठा कि भाई साहब ये पेन बना कर दो, मैंने बोला भैया एक पेन बनाओगे 10 रुपए दूंगा, एक पेन बनाओगे 10 रुपए दूंगा, 2 बनाओगे तो 20 दूंगा, 100 बनाओगे तो 1000 दूंगा, 1000 बनाओगे तो 10,000 दूंगा, 1 लाख बनाओगे तो 10 लाख दूंगा। यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे, पेमेंट में ज्यादा करते जाऊंगा। इट इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। यानी कि जब लेबर को दी जाने वाली पेमेंट का लिंक प्रोडक्शन से हो तो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, 550,000 स्क्वायर फीट की मेरी फैक्ट्री है, उसमें 100 इंप्लॉय काम करते हैं, साल के 50 करोड़ रुपए कमाता हूं मैं। मेरे फैक्ट्री गेट पे गार्ड बैठा है, उसको महीने के दे रहा हूं 50,000 रुपए। अब मैं साल के 50 करोड़ कमाऊं, 60 करोड़ कमाऊं, 100 करोड़ कमाऊं, 50 लाख किताबें बेचूं, है 1 करोड़ किताबें बेचूं, 1 करोड़ लेक्चर बेचूं, उसकी सैलरी फिक्स है, कोई फर्क नहीं। अलबत्ता जब कोविड आया पूरी फैक्ट्री मैंने बंद कर दी, तब भी गार्ड को पे करने पड़े थे 50,000 रुपए, मतलब नॉट कनेक्टेड टू प्रोडक्शन। इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। किसी भी इंसान के बच्चे को दी जाने वाली पेमेंट कहलाती है लेबर कॉस्ट। प्रोडक्शन बढ़ने से पेमेंट बढ़ेगी तो डायरेक्ट, नहीं बढ़ेगी तो इनडायरेक्ट, सिंपल सी बात है। इसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंस, वो खर्चा जो प्रोडक्शन के बढ़ने पे तो बढ़ता है, घटने पे तो घटता है, मगर ना तो मटेरियल है ना लेबर है। वो खर्चा जो प्रोडक्शन के बढ़ने पे तो बढ़ता है, घटने पे तो घटता है, मगर ना मटेरियल है ना लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस। एग्जांपल के लिए रॉयल्टी। मान लो मैंने पार्कर बनाने वाली कंपनी से एग्रीमेंट किया, मैंने कहा साहब ये पार्कर पेन बनाने का मुझे यार कुछ कॉपीराइट दो, यार मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूं, बट पैसे तो तभी कमा पाऊंगा जब आपका नाम मिलेगा। उसने कहा साहब नाम तो दे देंगे हम, लेकिन अगर आप एक पेन बनाओगे ना तो आपसे 100 रुपए लेंगे रॉयल्टी के रूप में। मैंने कहा डन। तो ये क्या है, अब मैं पर पेन 100 रुपए दे रहा हूं उनको, नाइदर मटेरियल नॉर लेबर बट डायरेक्टली कनेक्टेड टू प्रोडक्शन। इट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ना मटेरियल है ना लेबर है, तो कुल मिलाकर खर्चों को मैंने इस कैटेगरी में तोड़ा। अच्छा मजे की बात, ध्यान देना जरा, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को मैं अगर जोड़ दूं तो टेक्निकली इसको बोलते हैं ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। यानी कि ओवरहेड्स बराबर क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यानी इन तीनों को मैं ऐड कर दूं, इसे कहते हैं ओवरहेड। अच्छा जी, आगे बात समझ में? तो ये था क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर। अब जरा ध्यान दो, अब आगे कैसे पढ़ाई करेंगे हम? सबसे पहले पढ़ेंगे हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वाले चैप्टर। ये कहां पे कवर होता है? ये कवर होता है आपका, चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्ट। फिर लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, ये कहां कवर होगा? इंप्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंस वाले चैप्टर के अंदर। और आखिरी में ओवरहेड। यानी कि जो खर्चों का नेचर है ना, इसको हमने 3 भाग में तोड़ दिया, इसको हमने 3 भाग में तोड़ दिया। हमने इसका बना दिया एक चैप्टर, है ना, हमने इन दोनों को ऐड करके बना दिया एक चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, समझ गए? और हमने इसका बना दिया एक चैप्टर ओवरहेड, चैप्टर नंबर 3। इसमें तीनों है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो अब इसके बाद कौन चैप्टर पढ़ेंगे हम? इसके बाद पढ़ने वाले हम मटेरियल कॉस्ट चैप्टर, ठीक है ना, और फिर इंप्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंस एंड देन ओवरहेड चैप्टर। तो भाई साहब चैप्टर नंबर 1 आपका यहां पर हो गया है कंप्लीट। तो चैप्टर नंबर 1 यहां पे कंप्लीट हो गया। तो अब आप चाहो तो ब्रेक ले सकते हो
और ब्रेक के बाद चैप्टर नंबर 2 कर सकते हो। बट ध्यान देना, चैप्टर नंबर 2 जब करोगे 100% कॉन्सेंट्रेशन, कोई बीच में डिस्टर्बेंस या कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। तो चैप्टर नंबर 1 यहां पर कंप्लीट होता है, एक छोटा सा ब्रेक आप ले सकते हो।